हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग इस एपिसोड में सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और सम्राट समुद्रगुप्त युद्ध प्रेमी के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। तो आइए समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद उनकी सारी स्टोरी को जानेंगे बढ़िया तरीके से। तो समुद्रगुप्त का जो जन्म होता है वो गुप्त साम्राज्य में होता है और उस समय की राजधानी गुप्त की पाटलिपुत्र थी। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी माता का नाम कुमार देवी था। कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी से थी, तो इसीलिए कुमार देवी लिच्छवी से थी। और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम से शादी होता कुमार देवी का, उनसे उत्पन्न जो पुत्र होता उन्हीं का नाम होता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुमार देवी, उनकी माता कुमार देवी जो थी वो कहाँ से थी? लिच्छवी से थी। तो कुमार देवी लिच्छवी से थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो लिच्छवी समुद्रगुप्त के बारे में जन्म की जानकारी जो है, उसके बाद हम लोग आते हैं समुद्रगुप्त को बहुत सारे उपाधियों से नवाजा गया, जैसे पराक्रमांक, काच और कविराज। उसके बाद धर्म प्रचार बंधु और सर्व राजोचेता, मतलब सारे राजाओं का विनाशक, इसका मतलब। और धर्म प्रचार बंधु यानी जो समुद्रगुप्त थे धर्म प्रचार के बारे में बहुत ही जागरूक थे, धर्म प्रचार करने के लिए। जैसे कि वो खुद बौद्ध धर्म से थे, भागवत धर्म से थे, लेकिन फिर भी वो सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को समान आदर सम्मान करते थे। और समुद्रगुप्त के बारे में है कि वो एक ऐसे योद्धा थे जो कि उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत और दूर दूर तक दूसरे प्रदेशों में भी, भारत के बाहर भी उनका साम्राज्य, उनका प्रभुत्व कायम रहा। और इसी कड़ी में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब उन्होंने आर्यावर्त के उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया तो उसमें उन्होंने कोई भी थोड़ा सा भी रहम दिली नहीं दिखाई। वो बिल्कुल उसे पराजित किए और उस पूरे साम्राज्य को, उसके पूरे शासन को अपने शासन में, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए। लेकिन दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जब उन्होंने पराजित किया तो उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखा। उनकी जो कुछ शर्त थी कि जैसे तुम्हें टैक्स देना है, क्योंकि समुद्रगुप्त जानते थे कि यहाँ से राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र है, और पाटलिपुत्र से सीधा दक्षिण भारत में शासन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए समुद्रगुप्त सबसे पहले वहाँ टैक्स के बारे में बोलते कि भाई तुम जीत गए हैं तो अब तुम या तो टैक्स दे दो या तो शासन छोड़ दो। और इसी कड़ी में वो 3 वचन था, 3 नियम बनाए थे कि जो शासक जीतेगा उसके पास 3 पक्ष रहेगा, वो 3 ओपिनियन है उसके पास, जो भी 3 पहलू हैं उस पर किसी एक को उसे मानना था। तो जब वो युद्ध में पराजित करते हैं उसके बाद वो 3 जो नियम था, वो सबसे पहला था कि आत्मनिवेदन, दूसरा कन्योपायन और तीसरा गुरुत्वमंदक। तो आत्मनिवेदन में क्या था कि जो राजा जैसे समुद्रगुप्त जीते हैं तो समुद्रगुप्त क्या करें, उन्हें क्षमा कर दें। सबसे पहली 3 शर्तें थी, पहली ये थी कि उसमें वो क्षमा कर दें। दूसरा था कन्योपायन, उसमें जो पराजित शासक होते थे वो अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव समुद्रगुप्त के सामने रखते थे। और तीसरा जो गुरुत्वमंदक था, उसमें वो जो पराजित शासक थे, जो हार चुके थे, वो शासक समुद्रगुप्त के आगे आप भविष्य में शासन करने की अनुमति मांगते हैं कि हम आपके अधीन रहेंगे, आपकी बातों को हम मानेंगे और हम वर्तमान में और भविष्य में भी शासन करते रहेंगे, हम आपका हमेशा बात मानेंगे और कर जो भी है जिस रूप में भी है हम पहुंचाते रहेंगे। तो यही 3 था, 3 बातों में से किसी एक बात को मानना होता था। तो राजाओं के पास यही ऑप्शन था। उसके बाद ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, यानी इलाहाबाद अभिलेख से जो मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। और ये समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, प्रयाग प्रशस्ति को जो इलाहाबाद लेख है, इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि इस प्रयाग प्रशस्ति, इस अभिलेख में सम्राट अशोक के युद्ध
और शांति की बात की गई है। सम्राट अशोक के बारे में जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें शांति की बात की गई है। और उसी प्रयाग प्रशस्ति में सम्राट समुद्रगुप्त की युद्ध नीति और युद्ध विजय की बात की गई है। इसीलिए ये प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद अभिलेख है, इसे विरोधाभास कहा जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण है इसमें, जहाँ एक और शांति की बात कही गई है, अशोक के बारे में शांति की बात की गई है, वहीं समुद्रगुप्त के विजय की, युद्ध की नीतियों की, युद्ध के चर्चा, युद्ध का पताका फहराया हुआ है। उनके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने ऐसे युद्ध जीते, उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। तो इसीलिए इसे जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त हैं, उन्हें एक जो इतिहासकार थे विसेंट स्मिथ, वो इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। लेकिन भारत के नेपोलियन की संज्ञा देने में एक छोटा सा उनसे शायद त्रुटि हुआ हो। हमारे तरफ से ये बात है कि जो समुद्रगुप्त थे वो करीब 50 से ज़्यादा युद्धों को विजित किए थे। समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। लेकिन जो नेपोलियन था, नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार चुका था। नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार चुका था, जबकि सम्राट समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारते हैं। तो विसेंट स्मिथ का बात कहीं कहीं गलत साबित होता है कि भारत का नेपोलियन इन्हें कहा है, लेकिन तो नेपोलियन जो था वाटरलू का युद्ध हार गया, लेकिन समुद्रगुप्त 50 से ज़्यादा युद्धों को विजित किए और एक भी युद्ध को नहीं हारे हैं। और ये सहिष्णु शासक थे, ये भागवत धर्म को, वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई थी। और ये धर्म में इतना सहिष्णु थे, सभी धर्मों को समान इज्जत, समान प्रेम सबको देते थे। तो उसी क्रम में श्रीलंका के जो शासक मेघवर्मन थे, वो सम्राट समुद्रगुप्त से बोध गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस समय में मतलब सम्राट समुद्रगुप्त की अनुमति लेनी होती थी कि एक बौद्ध मठ हमें बोध गया में बनवाना है। तो सम्राट समुद्रगुप्त एक बहुत ही विशाल हृदय के व्यक्ति थे, तो उन्होंने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को न केवल बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी, बल्कि कुछ सहायता भी किया और राशि भी दी, उन ज़मीन वगैरह जो भी मुहैया करवाएं। उसके बाद जो सम्राट समुद्रगुप्त थे वो स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं। स्वर्ण सिक्के में अपने आप को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। फिर ये इनके बारे में कहा जाता है कि सम्राट समुद्रगुप्त एक योद्धा ही नहीं, महान कलाकार भी थे। सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में कि ये 50 से ज़्यादा युद्धों को विजित करते हैं और जीतते हुए ये आपको ऐसा लगेगा कि ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत और बाहरी क्षेत्रों में भी ये इनका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव था। विदेशों तक इनका प्रभाव था, बहुत दूर दूर तक इनका प्रभाव था। तो उसमें इनका आपको पूरी तरीके से ये दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा ये युद्ध प्रेमी है। और लेकिन एक दिलचस्पी ये है कि ये युद्ध प्रेमी होने के साथ साथ इनके सिक्के में बीना वादन करते हुए दिखाया गया है, यानी ये संगीत प्रेमी भी थे। तो सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत सी जानकारी आपको दे दिए हैं। और इसमें सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा जाता था कि सम्राट समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। यानी कि इतने सम्राट समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इस बात का यह तात्पर्य है कि उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि 3 समुद्रों को छूता था। यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तक उनकी सीमाएं थी। तो सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तब तक के लिए फिर हम लाएंगे अगले एपिसोड में एक अलग महान सम्राट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।